बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपना कल चैप्टर जो स्टार्ट किया हुआ है दैट इज़ अबाउट होमोस्टेसिस। थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज करना चाहूँगी, अगर कोई कंफ्यूजन है किसी की तो वो दूर हो जाए। थर्मोस्टेसिस की डेफिनेशन हमने देखी थी। दिस इज बेसिकली प्रोटेक्शन है ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आ रही हैं, हार्श किस्म की चेंजेस आ रही हैं, सो टू अवॉइड दैट। आपकी आवाज नहीं आवाज़ नहीं आ रही आपको मेरी? हेलो, आवाज़ नहीं जा रही है। अब आ रही मैम, आ गई आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं स्टार्ट करती हूँ होमोस्टेसिस की डेफिनेशन से, ताकि थोड़ी सी रिवीजन हो जाए, जो कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स की वो भी दूर हो जाए। व्हाट इज होमोस्टेसिस, हम इसको दोबारा से देखते हैं। दिस इज प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई बहुत किस्म की, हार्श किस्म की, जो भी चेंजेस आ रही हैं विद द वेदर, या जो भी चेंजेस आती हैं, उससे बचाना है इंटरनल एनवायरनमेंट को। तो उसके लिए कौन कौन से मोस्टली मैकेनिज्म यूज होते हैं? दे आर मोस्टली ऑस्मो रेगुलेशन, जिसमें salts, solutes, all type of and water they are mostly regulated, और उसका गेन एंड लॉस को कंट्रोल किया जाता है। और उसके साथ जो अदर मैकेनिज्म्स हैं, दिस इंक्लूड एक्सक्रीशन एंड थर्मोरेगुलेशन। इसमें एक्सक्रीशन इन्वॉल्व्स elimination of nitrogenous waste, while thermoregulation means maintenance of internal temperature within a tolerable range. उसके बाद हमने इसमें जो देखे थे, इसके कंपोनेंट्स देखे थे कंट्रोल सिस्टम के होमोस्टेसिस के लिए। इसमें रिसेप्टर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, देन कंट्रोल सेंटर एंड देन अफेक्टर्स, एंड थ्रू दिस कंपोनेंट्स द होल सिस्टम इज कंट्रोल्ड टू अवॉइड द फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. Then we see different environmental situations. These include hypotonic, isotonic, and hypertonic environments. These are basically environments. Hypotonic is the first environment where there is outside environment involved, contains larger amount of water, diluted solution. Water की quantity ज़्यादा है, solutes की quantity कम है as compared to the cell inside. ये मैं इसको कर्सर से आपको शो कर रही हूँ. दिस इज सेल. सेल में क्या हो रहा है कि इसमें जो उसका अपना एनवायरनमेंट है, उसका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, जबकि इंटरनल एनवायरनमेंट में सेल का अपनी सिचुएशन है जो कि इसके अगेंस्ट जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है. हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में सेल के जो बाहर का इन्वायरमेंट है, दिस कंटेन्स लार्जर अमाउंट ऑफ साल्ट. साल्ट्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द सेल्स इंटरनल इन्वायरमेंट. अब इसका हम इफेक्ट देखेंगे कि इसका इफेक्ट सेल के ऊपर क्या है. अब एक सेल है जो कि पड़ा हुआ है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में. दूसरा सेल जो कि पड़ा हुआ है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में. इस दोनों सिचुएशंस का सेल के ऊपर क्या इफेक्ट है? पहले हम हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट का फर्क देखते हैं. हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में सेल के अंदर ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर आना शुरू हो जाता है, वाटर की एंट्री शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सेल टर्जिड हो जाता है. सेल ऐसे एकदम से बर्स्ट होने तक की कंडीशन तक पहुंच जाता है. और जो हाइपरटोनिक है, उसमें क्या होता है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ साल्ट आउटसाइड, ड्यू टू एक्सऑस्मोसिस, वाटर सेल से बाहर की तरफ मूव आउट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सेल श्रिंक होना शुरू हो जाता है, फ्लेक्सिब होना शुरू हो जाता है. और ये भी सेल के डेथ होने की या सेल के डेड होने की एक वजह हो जाती है. और जो कि आइसोटोनिक है, जिसमें सेल का इंटरनल एनवायरमेंटल और सेल का जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है, दे बोथ आर इक्विवेलेंट, सिमिलर टू ईच अदर. दोनों में वाटर और साल्ट की क्वांटिटी इक्विवेलेंट होती है, जिसकी वजह से सेल अपनी नॉर्मल कंडीशन में ही रहता है. देन वी सॉ ऑस्मो रेगुलेशन इन द प्लांट्स. वी studied different types of plants, and these include hydrophytes, mesophytes, xerophytes. ये depending upon different environmental situation. hydrophytes जो plants में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, और उनकी वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है.
फिर उनकी एडेप्टेशन हमने देखी, कैसे वो उस फ्लडिंग एनवायरनमेंट को फेस करते हैं और कैसे उससे उसको अवॉइड करते हैं। देन मीसोफाइट्स हमने देखा कि जिनकी मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी है, और फिर उसके बाद हमने देखा ज़ीरोफाइट्स, उनकी हमने एडेप्टेशंस पढ़ी कि कैसे उनकी क्यूटिकल थिक वैक्सी लेदरी होती है, स्टोमेटा उनकी लोअर सरफेस पर होते हैं और ये वाटर को मिनिमाइज करते हैं ताकि इनकी सबसे कम ट्रांसपिरेशन हो वाटर। उसके ये इसकी डायग्राम्स आप देख लें, ये एक एग्जांपल है हाइड्रोफाइट की, वाटर इसके लीव्स देख लें, लार्ज सरफेस एरिया है, जबकि ज़ीरोफाइट्स में थिक वैक्सी उनकी लेदरी क्यूटिकल होती है, हार्ड होते हैं, ताकि इसमें स्टोमेटा भी लोअर साइड पर होता है ताकि रिड्यूस किया जाए रेट ऑफ ट्रांसमिशन। उसके बाद हमने ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स देखा, हमने टू इसमें क्लासिफिकेशन देखी। फर्स्ट वन वाज ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, दोज हु हैव केप्ट देयर एनवायरनमेंट आइसोटोनिक टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फिर इसकी वजह से दे डू नॉट रिक्वायर एक्टिवली टू एडजस्ट देयर इंटरनल, मतलब उनका ऑलरेडी फिक्स है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, तो उनको रेगुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। Another class we studied that was osmoregulators. अब वो क्या करते हैं, they constantly need their body रेगुलेशन, ताकि जो भी इन्वायरमेंट है आउटसाइड का, अगर बाहर वाटर ज़्यादा है तो वो अपनी बॉडी में उस वाटर की आने को एडजस्ट करते हैं, रेगुलेट करते हैं ताकि बहुत ज़्यादा वाटर अंदर ना आए। और इसी तरीके से अगर तो बाहर हाइपरटोनिक है, बाहर सॉल्ट ज़्यादा है बाहर के इन्वायरमेंट में, तो वो अपनी बॉडी से कॉन्स्टेंटली सॉल्ट की लेवल को कंट्रोल करते हैं ताकि सॉल्ट की क्वांटिटी बढ़ ना जाए। Okay, so next topic is osmoregulation in different environments. We have to study 3 different environments. Number 1 marine, number 2 fresh water, and number 3 हमने देखना है terrestrial environment. According to environmental situations, these organisms have different adaptations to live and survive in all those environments. हम इनकी adaptations देखेंगे। आपको पता है marine water में salt का level बहुत ज़्यादा होता है। अब इस टॉपिक में हमने 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखने हैं कि व्हाट आर देयर बॉडीज इंटरनल सिस्टम्स। अच्छा, पहले हम इसमें देखते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स और दोज काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे वो रहते हैं। हमारी बुक में मेंशन है कि दे आर ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। अच्छा, सिंपल सी बात है, इनवर्टिब्रेट्स आर ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। उन्होंने अपने बॉडी के इंटरनल सिस्टम को फिक्स कर लिया अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल सिचुएशन, मतलब जैसा एक्सटर्नल का होगा वैसा ही इंटरनल होगा, फिर उसको उनको एक्टिवली रेगुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि इनवर्टिब्रेट्स दे आर सिंपलर ऑर्गेनिजम्स, जिनके अंदर इतनी सिस्टम्स की कम्प्लेक्सिटी नहीं होती। दे डू नॉट हैव डेवलप्ड ऑर्गन्स फॉर द regulation of water and solutes and other things, so they are osmoconformers. They have fixed their internal system. नंबर 2 पॉइंट पे मैं यहाँ पे आपको बताती जाऊँगी कि जैसे ये अमंग द वर्टिब्रेट्स, मैं इसको अब हाईलाइट करना चाहूँगी ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए कि ये कह रहा है कि अमंग द वर्टिब्रेट्स में क्या दूसरे पॉइंट है हैग फिशेस। हैग फिशेस मैं आपको इनकी डायग्राम दिखा देती हूँ। दे आर आल्सो आइसोटोनिक। अच्छा, ये भी एक आइसोकन्फॉर्मर्स हो गए, ठीक। जहाँ आइसोटोनिक हो जाएगा मीन्स के सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट दैट इज सेम विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो उसी की तरह है, वो ऑस्मोकन्फॉर्मर्स। अब वर्टिब्रेट्स में कौन से ऑर्गेनिज्म ऑस्मोकन्फॉर्मर है? फिशेस। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है, आपको 2-3-4 वो दे देगा, ऑप्शन दे देगा। सो यू हैव टू सिलेक्ट हैग फिशेस, जो कि दे आर आइसोटोनिक विद सराउंडिंग सी वाटर। थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे मोस्ट कार्टिलेजिनियस फिशेस। अच्छा, मैं अब आपको यहाँ से इसकी साथ साथ डायग्राम भी दिखाना चाहूँगी कि हैग फिशेस कैसी होती हैं। अच्छा, ये यहाँ पर ये देख लें कि ये स्टार फिश है, ये ऑस्मोकन्फॉर्मर्स में आप, दीज आर हैग फिशेस। ये स्केट्स हैं, ठीक है, दीज आर हैग फिशेस, दे आर ऑस्मोकन्फॉर्मर्स। हम वापस अपनी चैप्टर पे जाएंगे। थर्ड पॉइंट है कार्टिलेजिनस फिशेस। उनमें क्या सिस्टम है? दे मेंटेन लोअर इंटरनल साल्ट कंसंट्रेशन देन दैट ऑफ सी वाटर। आपने देखना है, अपने बस ध्यान में ये रखना है कि दे ऑल आर लिविंग इन मैरीन एनवायरनमेंट, की जिसमें बाहर साल्ट का लेवल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब कार्टिलेजिनस फिशेस में क्या है, मतलब दीज फिश कंटेन कार्टिलेज इन देयर बॉडी। उनके अंदर उनके स्ट्रक्चर में, उनके स्केलेटन में कार्टिलेज है, जिसको दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कार्टिलेजिनस फिशेस। अब वो सॉल्ट को कैसे लोअर रखते हैं, ठीक है, उसकी हम अडेप्टेशन देखते हैं कि उनके अंदर किडनीज है। पहली बार उस किडनीज को वो यूज़ कर रहे हैं फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन हमने पढ़ा था कि सॉल्ट की रेगुलेट कर रहे हैं, कंट्रोल को कम या ज़्यादा कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट।
अब ये कार्टिलेजिनस फिशेस क्या कर रही हैं, एक्सक्रीट कर रही हैं विद द हेल्प ऑफ देयर गिल्स, वो साल्ट को रिलीज कर रही हैं ताकि साल्ट की क्वांटिटी को कम किया जाए। और उसके लिए वो कौन से ग्लैंड यूज कर रहे हैं, रेक्टल ग्लैंड। ये आपने ध्यान में रखना है क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है कि कार्टिलेजिनस फिशेस दे पोजेस साल्ट एक्सक्रीटिंग ऑर्गन्स, तो वो डिफरेंट ऑप्शन दे देंगे, तो आपने ध्यान में रखना है कि दे हैव रेक्टल ग्लैंड्स और साल्ट एक्सक्रीशन। उसके बाद इन्हीं फिशेस में ही दूसरा मैकेनिज्म क्या है, दे इम्प्लॉय एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। जाहिर है कि जब बाहर एनवायरनमेंट में एक चीज़ की क्वांटिटी ऑलरेडी ज़्यादा है और उन्हें अपनी बॉडी में उसको कम रखना है, तो दे विल यूज एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म टू रिमूव साल्ट अगेंस्ट ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक ग्रेडियंट होता है कि जब कोई चीज़ ज़्यादा लेवल से हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ उसको मूव किया जाए, वो होती है पैसिव मूवमेंट। एक्टिव मूवमेंट कैसी होती है कि जब कोई भी चीज़ अगेंस्ट द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट उसको मूव किया जाए, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अच्छा, अब यहाँ तक तो हमने दो चीज़ें पढ़ ली। पहले हमने पढ़ा फिशेस के, क्योंकि हमने देखा कि वो कैसे साल्ट को रिड्यूस कर रही हैं, रेक्टल ग्लैंड्स। दूसरी हमने पॉइंट पढ़ा एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। फिर अब इसमें क्या होता है कि कुछ फिशेस में वो कैसे अपने बॉडी फ्लूइड में साल्ट को कम रखती हैं, कि जैसे वो अपने बॉडी को हाइपरटोनिक कर लेते हैं। ठीक, पहला हमने पढ़ा था वो अपनी बॉडी में साल्ट को कम करेंगे। कुछ क्या करती हैं, वो अपनी बॉडी में साल्ट को हाइपरटोनिक कर लेती हैं, मतलब सी वाटर से अपने से ज़्यादा अपने अंदर साल्ट को ज़्यादा कर लेते हैं। इसका फ़ायदा उन्हें क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हाइपरटोनिक हो गया, मतलब उनकी बॉडी के अंदर साल्ट ज़्यादा हो गया, तो वाटर बाहर एनवायरनमेंट से, यानी कि जो मरीन वाटर है, सी वाटर है, वो उनकी बॉडी के अंदर से मूव करना शुरू कर देते हैं। और अब वो करते कैसे हैं बाय रिटेनिंग यूरिया इन एडिक्वेट कंसंट्रेशन, वो अपनी बॉडी में यूरिया के लेवल को हाई कर लें। ठीक, अब उसमें क्या होता है, इसका एक डैमेज है कि अगर यूरिया हायर कंसंट्रेशन में है तो वो उनकी बॉडी के लिए डैमेजिंग है। जाहिर है कि नाइट्रोजनियस वेस्ट है, उसको एक खास लेवल से ज़्यादा बॉडी में रिटेन नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए वो उसका अल्टरनेट हल वो क्या यूज़ करते हैं, वो अपने बॉडी के अंदर एक और केमिकल है ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड। ये भी मल्टीपल चॉइस के हिसाब से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि हाउ दिस फिशेज रिटेन हायर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। वो क्या कर लेते हैं, वो यूरिया को चेंज कर लेते हैं विद ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड से फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूरिया। वो यूरिया से प्रोटेक्शन हासिल करने के लिए वो ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड को अपने अंदर रिटेन करना शुरू कर। So the fourth point which is included in the marine topic is bony fishes. पहले हमने पढ़ा invertebrates, फिर हमने vertebrates में देखे head fishes, फिर हमने थर्ड पॉइंट पे पढ़ा cartilaginous fishes। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ गई bony fishes। Bony fishes, as the name indicates, they have bones in their body structure, skeleton. They are descendants of freshwater ancestors but later become marine। मतलब इनके जो अबावजाद है, जो इनके ancestors थे, they were freshwater inhabitants, वो freshwater में रहते थे, लेकिन ये बाद में marine में आ गए। अब ये क्या करते हैं, they constantly lose their water from their hypotonic body fluids to hypertonic environment। वो अपनी बॉडी से, उनकी बॉडी हाइपोटोनिक है, ठीक है, जाहिर है अंदर उनके बॉडी में साल्ट कम है, बाहर एनवायरनमेंट में साल्ट ज़्यादा है। ठीक, उन्होंने अपनी बॉडी से साल्ट को रिमूव करना है। वो कैसे साल्ट को रिमूव करेंगे, दिस फिशेज हैव अडैप्टेड देमसेल्व्स टू ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर। वो कैसे अपनी बॉडी को हाइपोटोनिक करेंगे, ठीक है, आपने जैसे ही बोनी फिशेज रखना है, आपने साथ ही अपने ध्यान में रखना है देयर बॉडी contains larger amount of water because their body is hypotonic। hypo मतलब वाटर ज़्यादा salt कम, हाइपर मीन्स वाटर कम और साल्ट का लेवल उसमें ज़्यादा। अब बोनी फिशेस में क्या है कि ये हाइपोटोनिक बॉडी है, मीन्स इनकी बॉडी के अंदर साल्ट का लेवल कम है, वाटर का लेवल ज़्यादा है। सो वो क्या करते हैं कि वो अपनी बॉडी से वाटर को कॉन्स्टेंटली बाहर की तरफ रिलीज करते रहते हैं, और वो इसके लिए उन्हें ज़ाहिर है उनको पानी ड्रिंकिंग के थ्रू लेना भी पड़ेगा। दे आर अडेप्टेड टू ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर एंड एक्सक्रीट कंसनट्रेटेड यूरिन। ठीक है, जाहिर है कि वो पानी ले तो रहे हैं और पानी के साथ साल्ट भी ज़्यादा आ रहा है ना उनकी बॉडी के अंदर। उनकी बॉडी के अंदर साल्ट जब ज़्यादा आ रहा है और साथ साथ उस साल्ट को उन्होंने रिलीज भी करना है, लेकिन उन्होंने वाटर को सेव करना है, तो उसके लिए वो क्या अडेप्टेशन यूज़ करेंगे,
वो क्या करेंगे कि वो दे विल एक्सक्रीट कंसनट्रेटेड यूरिन, वो ऐसा यूरिन पास करेंगे बॉडी से कि जिसमें वाटर कम हो और नाइट्रोजनस लेवल उसका ज़्यादा हो। इसका फ़ायदा उन्हें क्या होगा, इट विल रिजल्ट इन मैक्सिमम साल्ट कंसनट्रेशन एंड मिनिमम वाटर लॉस। अब उनकी बॉडी से वाटर लॉस कम होगा और साल्ट का लेवल ज़्यादा होगा। सो दिस डायग्राम इज़ वेरी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस कंसेप्ट्स। तो द फर्स्ट वन इज मैरीन फिश। फर्स्ट हम सिर्फ मैरीन फिश देखेंगे, यही जो एडेप्टेशन हमने पढ़ी कि ये क्या करते हैं, दे ड्रिंक सी वाटर, ठीक है, क्योंकि इनकी मजबूरी है, इन्हें लार्जर अमाउंट में सी वाटर लेना है टू इनटेक लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। अपने साथ में ध्यान में ये भी रखना है कि बिकॉज दे आर ड्रिंकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर विच कंटेन्स हायर लेवल ऑफ सॉल्ट, so they have to release this salt with with using scanty amount of water। थोड़ा सा वाटर यूज करना है और उन्होंने ये वाले सारे यूरिन में साल्ट्स को पास करना है। so and they have passive loss of water through the gills। ये जो उनकी गिल से वाटर लॉस होना है, मतलब कि वो एक्टिवली लॉस नहीं करेंगे वाटर को, वो जो पैसिव का मतलब जो ऑटोमेटिक जो कि खुद ब खुद होना है, रिलीज होना ही है, वो उसी वाटर को लॉस करेंगे, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को अपने अंदर कंजर्व करना है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर ज़्यादा होगी, वाटर उनके अंदर ज़्यादा रहेगा, तो ही उनके इंटरनल सिस्टम अच्छे तरीके से प्रॉपरली चल सकेंगे। तो दे ड्रिंक लार्ज सी वाटर, उनका वाटर लॉस थ्रू द गिल वो कम से कम होगा। फिर साल्ट्स एक्टिवली एक्सक्रीटेड बाय द गिल्स, उनके बॉडी में साल्ट आ रहा है, कॉन्स्टेंटली साथ साथ आ रहा है, इस साल्ट को उन्होंने अपनी बॉडी से रिलीज करना है। सो दैट साल्ट इज रिलीज एक्टिवली, मतलब उनको एनर्जी लगा के भी और उसको अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उस साल्ट को उन्होंने बॉडी से बाहर रिलीज करना है, ठीक। फिर फोर्थ पॉइंट पे क्या है कि जो वो यूरिन कैसा पास करेंगे, they will release scanty amount of isotonic urine contain some salt, ठीक है। वो क्या करते हैं कि यूरिन ऐसे आइसोटोनिक का मतलब कि जैसे एनवायरनमेंट के बाहर भी सॉल्ट ज़्यादा है, ठीक, तो जो अपनी बॉडी से वो सॉल्ट, उनकी यही एफर्ट होगी कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट वो अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज फ्रेश वाटर फिशेज। फ्रेश वाटर फिशेज में इसके अगेंस्ट बिल्कुल अपोजिट होगा, ठीक है, कि जैसे हम पहले डायग्राम समझ लेते हैं, अब हम पहले एनवायरनमेंट समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रेश वाटर में क्या है। फ्रेश वाटर में द फिश हैव टू फेस हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपोटोनिक मीन्स वाटर का लेवल ज़्यादा, सॉल्ट का लेवल कम। अब इन्होंने फिशेस ने क्या करना है, दे डोंट हैव टू ड्रिंक लार्ज अमाउंट, दे डोंट ड्रिंक। अब उन्होंने पानी नहीं पीना, उनकी बॉडी में जो वाटर आएगा उन्हें उसी के साथ ही सारे सिस्टम को एक्टिवेट करना है। ये क्या करते हैं, इनको एक इशू ये है कि दे हैव लेस अमाउंट ऑफ साल्ट आउटसाइड देयर बॉडी, उनको साल्ट्स एक्टिवली अपटेक करने हैं। फ्रेश वाटर में जो फूड जो साल्ट उनको अपने एनवायरनमेंट में मिल रहा है, उन्हें उसी में से ही साल्ट लेने हैं। सो दे डू नॉट ड्रिंक, दे विल टेक द साल्ट्स एक्टिवली बाय द गिल्स। वो गिल से अपने जो वाटर आ रहा है वहाँ से वो साल्ट को एब्जॉर्ब करेंगे। उसके बाद चूंकि दे हैव टू फेस फ्लडिंग ऑफ द वाटर, उनके बाहर वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा है, सो दे विल रिलीज द यूरिन विच विल बी हाइपोटोनिक, जिसमें वाटर का लेवल ज़्यादा होगा ताकि उनकी बॉडी में ज़्यादा लेवल ऑफ वाटर को अंदर स्टोर ना किया जाए, कॉन्स्टेंटली उसको बाहर रिलीज किया जाए। एंड देन पैसिव गेन ऑफ वाटर अक्रॉस द बॉडी सरफेस थ्रू द गिल्स। पैसिव मतलब जो वाटर उनकी बॉडी में गिल्स के थ्रू आ रहा है वो उसी वाटर को ही अंदर आने देंगे, दे आर नॉट एक्टिवली टेकिंग इन द वाटर। मैरीन में दोबारा से इसको मैं रिपीट कर देती हूँ। मैरीन में हमने इनवर्टिब्रेट्स पढ़े, ठीक है, फिर हमने वर्टिब्रेट्स देखे, फिर हमने दे आर आल्सो ऑस्मोकन्फॉर्मर्स। वर्टिब्रेट्स में जो हमने हैग फिशेस पढ़ी, दे आर आल्सो ऑस्मोकन्फॉर्मर्स। कार्टिलेजिनस फिशेस में हमने रेक्टल ग्लैंड्स पढ़े, हमने उसमें किडनीज पढ़ी। एंड देन दे रिटेन यूरिया, वो अपनी बॉडी को हाइपरटोनिक कर लेते हैं बाय रिटेनिंग यूरिया इन एडिक्वेट कंसंट्रेशन बिकॉज यूरिया इज डैमेजिंग इन हायर कंसंट्रेशन। So they change this component, this compound with trimethyl oxide. उसके बाद हमने जो फोर्थ पॉइंट पे पढ़ा, दे आर बोनी फिशेज, दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रेश वाटर। ये क्या करते हैं, दे कॉन्स्टेंटली लूज वाटर फ्रॉम देयर हाइपोटोनिक बॉडी टू हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। वो अपने बॉडी से बाहर वाटर को लूज करते रहते हैं। अब ये फिश कैसे अडेप्ट करते हैं, दे विल ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर। ये जो बोनी फिश की हमने बात पढ़ी, सी वाटर ज़्यादा लेते हैं, वहाँ से जो कंसनट्रेटेड यूरिन है उसको पास करते रहते हैं।
फॉर द मैक्सिमम साल्ट एक्सक्रीशन एंड मिनिमम वाटर। ये जो फिश की डायग्राम मैरीन फिश, दिस इज दिस टॉपिक मैरीन। अब हमने फ्रेश वाटर फिश के बारे में पढ़ना है कि हाउ दे, हमने इसकी डायग्राम में देख ली है बिकॉज इसके 4 पॉइंट्स यही है कि दे डू नॉट ड्रिंक वाटर। उसके बाद दिस फिश एक्टिवली साल्ट को टेक इन करते हैं, साल्ट को बाहर से एब्जॉर्ब करते हैं। इनकी जो गेन ऑफ वाटर है दैट इज पैसिव, दैट इज नॉट एक्टिव। वो पैसिवली वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और उसके बाद दे रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हाइपोटोनिक यूरिन, ताकि हाइपोटोनिक मीन्स के वाटर का लेवल ज़्यादा, वाटर को ज़्यादा लार्ज अमाउंट में पास करते रहेंगे विद लिटिल अमाउंट ऑफ साल्ट। उन्होंने अपनी बॉडी में, लेकिन उनके एनवायरमेंट में साल्ट की क्वांटिटी कम है तो उन्होंने वहाँ से एक्टिवली एब्जॉर्ब भी करना है और अपने यूरिन के साथ कोशिश करना है कि थोड़े से थोड़ा अमाउंट ऑफ साल्ट वो रिलीज हो। फ्रेश वाटर एनिमल्स, उनको चूंकि दे हैव टू कॉन्स्टेंटली फेस द ऑस्मोटिक फ्लडिंग ऑफ बॉडी। फ्लडिंग जाहिर है वाटर की क्वांटिटी फ्रेश वाटर में ज़्यादा होती है, मैरीन वाटर में सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। So fresh water में the main problem is they have to face osmotic flooding of the body fluids और उसमें से उनका salt release होता है। अब fresh water में कौन कौन से organisms हैं? अमीबा, पैरामीशियम। इनमें क्या मैकेनिज्म है? दे पम्प आउट एक्सेस वाटर बाय द स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। मैं आपको इसकी डायग्राम दिखा देती हूँ। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, दिस इज पैरामीशियम, दिस इज द डायग्राम ऑफ पैरामीशियम। एंड इसमें क्या होता है कि इसमें ये, क्योंकि ये फ्रेश वाटर इनहेबिटेंट है, फ्रेश वाटर इनहेबिटेंट में उनको प्रॉब्लम क्या है कि दे हैव टू फेस कांस्टेंट फ्लडिंग ऑफ द बॉडी, मतलब वाटर में बहुत ज़्यादा है तो वो अपनी बॉडी से वाटर को कैसे रिलीज करते हैं कि देखिए कि ये इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। दिस ऑर्गन इज हेल्पफुल फॉर द रेगुलेशन ऑफ वाटर। ये क्या करता है कि पोर ओपन एंड वैक्यूल, वाटर मूव्स फ्रॉम द कैनाल टू वैक्यूल, वाटर बॉडी से इन कैनाल्स के थ्रू वैक्यूल के अंदर आ जाता है। उसके बाद पोर ओपन एंड वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट, वैक्यूल जैसे ही साइज में छोटा हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। उसके बाद जैसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वैक्यूल एक्सपेल्स द वाटर फ्रॉम द सेल। के कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है कि पूरे ऑर्गेनिज्म का जो भी वाटर है वो सेल से बाहर रिलीज हो जाता है और वाटर मूव्स फ्रॉम द कैनाल टू वैक्यूल। फिर दोबारा क्या होता है कि कैनाल उस वाटर को एब्जॉर्ब करने से, एनवायरनमेंट्स में से वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर वाटर आ जाता है और फिर ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इस वाटर को बॉडी से बाहर रिलीज करवाने में हेल्पफुल होता है। तो थ्रू दिस वे ये वाटर बाहर रिलीज हो जाता है इनके पैरामीशियम से। अच्छा, फिर हम फ्रेश वाटर की ही इसमें नेक्स्ट पॉइंट तो इसने डिस्कस किया है कि फ्रेश वाटर में मैनी फ्रेश वाटर एनिमल्स इंक्लूडिंग फिश remove excess water by producing large volumes of very dilute urine। मतलब उनके पास एक यही मैकेनिज्म है कि वो फर्स्ट दे डू नॉट ड्रिंक वाटर। दूसरी बात वो क्या करेंगे कि अगर वाटर बॉडी में आ भी गया है, जाहिर है वो वहाँ रह रहे हैं, वाटर बॉडी में पैसिव मूवमेंट से आ भी रहा है, तो उन्होंने क्या करना है, दे हैव टू पास वेरी डाइल्यूट यूरिन। अच्छा, फिर सेकेंड अडेप्टेशन क्या है, वो लॉस ऑफ सॉल्ट को कैसे कंपनसेट करते हैं। मतलब जाहिर है कि जो बॉडी से large amount of urine release हो रहा है तो वो that will also help in releasing salts from the body to the outside environment। वो इसको कैसे compensate करते हैं, वो ऐसा salt बाहर environment से लेंगे that will rich in salt concentration। They will compensate this loss of salt by preference of salt containing food and by active uptake of salts by gills and the skin। ठीक है, मैं दोबारा से इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर देती हूँ। दिस इज फ्रेश वाटर फिश, दिस इज मैरीन वाटर फिश। फ्रेश वाटर में बाहर वाटर का लेवल ज़्यादा है, साल्ट्स कम है, ठीक। तो जो पैसिव गेन ऑफ वाटर हो रहा है, मतलब जो वाटर खुद ब खुद आ रहा है बॉडी के अंदर मूव हो रहा है, सिर्फ वही हो रहा है। दे डू नॉट ड्रिंक वाटर, उनको पानी पीने की ज़रूरत नहीं होती। जो वाटर, क्योंकि इतना ज़्यादा वाटर बाहर है तो वो ऑटोमेटिकली गिल्स के थ्रू बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। अब जो वाटर आ रहा है, अब इन्होंने जो डेफिशिएंसी है साल्ट्स की उसको पूरा करना है। वो कैसे पूरा करेंगे, दे विल एक्टिवली टेक इन द साल्ट्स। बाहर एनवायरनमेंट में जो साल्ट उनको मिलेगा वो उसको एक्टिव मूवमेंट से साल्ट को बाहर से अंदर की तरफ एब्जॉर्ब करेंगे विद हेल्प ऑफ गिल्स। क्योंकि अगर वो पानी मुंह से पिएंगे तो साथ में वाटर की क्वांटिटी और भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, इसलिए जो गिल से वाटर आएगा वो उसी में से ही साल्ट्स को एक्टिवली एब्जॉर्ब करेंगे।
फिर दूसरा जो उनके पास अडेप्टेशन है कि जो वो यूरिन पास करेंगे वो हाइपोटोनिक होना चाहिए, मतलब उसमें वाटर ज़्यादा होना चाहिए और उसमें साल्ट कम होना चाहिए, वो ऐसा यूरिन पास करेंगे। इसके अगेंस्ट मरीन फिश में ऐसे ही है, उसके अपोजिट है कि उनकी बॉडी में ऐसा सिस्टम है कि दे ड्रिंक लार्ज सी वाटर। ठीक, वो इतना ज़्यादा, क्योंकि उनके इन्वायरमेंट में वाटर का लेवल कम है, साल्ट का लेवल ज़्यादा है। अब उन्होंने क्या करना है कि दे नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इनसाइड, सो दे ड्रिंक वाटर। ठीक, उसके साथ क्या होता है कि दे साल्ट एक्टिवली एक्सक्रीटेड। अब वो ऐसा पानी जो है वो पी रहे हैं जिसमें साल्ट का लेवल ज़्यादा हो रहा है, तो वो साल्ट को एक्टिवली अपने गिल से बाहर सिक्रीट भी करेंगे ताकि बॉडी में साल्ट का लेवल ज़्यादा ना हो जाए। ठीक, उसके साथ अब उन्होंने वाटर को कंजर्व करना है, तो वो ऐसा यूरिन अपनी बॉडी से रिलीज करेंगे दैट विल बी हायर इन साल्ट कंसंट्रेशन। वो अपनी बॉडी से साल्ट के लेवल को रिलीज करने के लिए आइसोटोनिक आइसोटोनिक यूरिन, क्योंकि बाहर ऑलरेडी साल्ट ज़्यादा है तो वो अपनी बॉडी से हायर लेवल ऑफ साल्ट कंसंट्रेशन अपनी बॉडी से विद यूरिन पास करेंगे। एंड पैसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू द गिल्स, मतलब वो एक्टिवली दे विल नॉट रिलीज द वाटर फ्रॉम द गिल्स, तो जो पैसिवली होना है सिर्फ वो ही होगा। So this was today's lecture, and in tomorrow's lecture we will see how terrestrial animals have different problems they have to face and which kind of adaptations they use to survive in very harsh environments, and then their different adaptations. Okay. Thank you so much. Allah Hafiz.